हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सीएससी पर। मैं यहाँ आज आपको हिंदी साहित्य जिन भी बच्चों का ऑप्शनल है, उनकी पढ़ने में अगर थोड़ी बहुत मदद कर पाऊँगा, तो उसके उद्देश्य से ये वीडियोज़ बनाई जाती हैं और आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो समझ में आ रही होंगी। मैंने पहले एक पार्ट अपलोड किया है और जो लोग नहीं देखे हैं, एक बारी उसे देख के प्लीज़ कमेंट करके बताएँ कि मुझे कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है या फिर सही वीडियोज़ बन रही हैं और आपको समझ में आ रहा है। एक बारी जो भी व्यूअर्स देखते हैं, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आज हम इस वीडियो में आपको अवगत कराएँगे कि उपन्यास का इतिहास कैसे है, यानी कि उपन्यास का जन्म कैसे हुआ? तो शुरुआत कहाँ से होती है कि उपन्यास नाम की विधा क्यों ही बनाई गई? ज़रा इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा पूंजीवाद मध्य वर्ग की तरफ। तो पूंजीवाद और मध्य वर्ग, पहले हम करेंगे पूंजीवाद की बात। तो शुरुआत में हम मानते हैं कि उपन्यास का जन्म यूरोप से होता है और वहाँ पर ही पूंजीवाद का विकास होता है। तो कहीं न कहीं पूंजीवाद से उपन्यास का जन्म जुड़ा हुआ है। तो हम इस चीज़ को एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो पूंजीवाद क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएँ बनने लगी थी यूरोप में, तो वहाँ पर ही इंडस्ट्रीज़ बनी। तो अब पूंजीवाद का हम पॉज़िटिव और नेगेटिव सोच सकते हैं। आज जो देश, दुनिया जहाँ भी जिस गति से विकास कर रहे हैं, वो सब पूंजीवाद की ही देन मानी जाएगी। और जो देश गुलाम हुए थे, जैसे भारत भी गुलाम हुआ और भी देश गुलाम हुए बहुत सारे, तो वो भी पूंजीवाद की देन थी। तो हमने जो गुलामी अपने ऊपर सहन की, तो वो भी पूंजीवाद की देन थी। देखिए, उद्योगों का विकास होने लगा था यूरोप में, वहाँ वैज्ञानिक क्रांति हुई। उस क्रांति की वजह से क्या हुआ, उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता हुई और कच्चे माल की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वो अलग-अलग देशों को अपने अधीन करने लगे। तो उन पर शासन किया, जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर शासन किया था। यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेके जाते, फिर इन्हें बाज़ारों की आवश्यकता हुई और उन्हीं बाज़ारों में वो भेजने लगे अपने बने हुए माल को, यानी कि निर्मित माल को वो यहाँ भेजते थे। तो इसी प्रकार उन लोगों को लाभ होने लगा। तो पूंजीवाद किस चीज़ पर आधारित है? पूंजीवाद है सिर्फ़ लाभ पर आधारित। उन्हें लाभ चाहिए, अर्थव्यवस्था लाभ के आधार पर काम करती है, ठीक है? तो अभी हम यहाँ समझेंगे कि अब इस चीज़ से अर्थव्यवस्था में विकास होना चाहिए था, लेकिन इसमें इस चीज़ का विकास कैसे हुआ कि उपन्यास का जन्म हुआ। अब इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो उद्योग जब बनने लगे यूरोप में, तो वहाँ पर मज़दूरों की भी आवश्यकता थी। आप समझते होंगे कि जैसे भारत से गिरमिटिया मज़दूर लेके जाए जाते थे, उन्हें गिरमिटिया कहा गया। तो ऐसे ही एक मज़दूर वर्ग का विकास होता है और इन्हीं के बीच में एक मध्य वर्ग का विकास होता है। तो मध्य वर्ग है कौन? मध्य वर्ग जो है, जो लेखन कार्य यानी कि अकाउंट वग़ैरह सँभालता था, कंपनी की देख-रेख, मैनेजर हुआ। ये लोग मध्य वर्ग थे और ये पढ़ा-लिखा हुआ वर्ग था, तो ये पढ़ लिख चुके थे। अभी क्या होता है कि यहाँ से उपन्यास का जन्म कैसे हुआ? इस चीज़ को समझना है कि मध्य वर्ग जब विकसित हो चुका था, थोड़ा-सा अपने आप के कॉलोनीज़ बनाने लगा था और थोड़ा पढ़ाई-लिखाई करने लगा था, तो ये क्या है कि गाँव से शहर की तरफ पलायन करने लगा। जब गाँव से शहर पलायन करने लगा, तो वहाँ पे ये अकेला रहता था। अब अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए इसे मनोरंजन की आवश्यकता थी। तो इस मनोरंजन के लिए उसे कुछ नई रचनाओं की आवश्यकता थी। इसी से ही यहाँ उपन्यास का जन्म होता है। आइए अब हम शुरू करते हैं। पूंजीवाद, मध्य वर्ग तथा उपन्यास का जन्म कैसे हुआ? आई होप कि आपको थीम समझ में आई होगी। ठीक है? अब मध्यकाल से शुरू करते हैं। तो मध्यकाल में क्या था? समाज बहुत सरल था। अब समाज सरल कैसे होगा? अब ये भी बात समझने की है कि मध्यकाल में समाज सरल कैसे था? तो वहाँ पर हम सिर्फ़ इसे साहित्य की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। लोकगीत, कहानियाँ और लोक नाट्य विधाएँ प्रचलित थी। विधाएँ भी रचना को कहा जाता है। तो वहाँ पहले के लोकगीत गाए जाते हैं। आज भी आप देखते होंगे कि आस-पास में जब आपके यहाँ कुछ छोटे-मोटे फंक्शन्स होते हैं, लाइक शादी-ब्याह का कोई प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर महिलाएँ कुछ अपने संगीत गाती हैं, तो उन्हें महिला संगीत वगैरह बोलते हैं। तो ये लोकगीत हो गए। आज भी लोकगीत आपने प्रचलित हैं अपने-अपने आस-पास के एरिया में, आप देख सकते हो। तो वो लोकगीत है, वो समाज बहुत सरल है। तो उनका मनोरंजन का साधन क्या था? लोकगीत था मध्यकाल में। दूसरा, एक छोटी-मोटी कहानियाँ बना ली जाती थी कि ऐसे हुआ था, ऐसे ये हुआ था।
इस तरह की कहानियाँ भी मध्यकाल में बनाई गई, तो उनसे भी लोग मनोरंजन करते थे और छोटे-मोटे नाटक होते थे। अब जैसे कि रामलीला का नाटक बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। देखा होगा आप लोगों ने कि रामलीलाएँ होती हैं, तो ये क्या मनोरंजन के साधन थे पहले। अब मध्यकाल में समाज सरल था, उससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं था दुनियादारी से कि ठीक है, अपना जितना चल रहा है, उसी हिसाब से लोग जी रहे थे। तो इस तरह समाज बहुत साधारण ज़िंदगी जीता था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मध्यकाल में और मध्यकाल का मनोरंजन का साधन क्या था? एक महाकाव्य हुए हैं। महाकाव्य मध्यकाल की जो है सर्वोच्च विधा मानी गई है। अब महाकाव्य कैसे सर्वोच्च विधा मानी गई है? आप देखेंगे जैसे कि रामायण और महाभारत मध्यकाल के सर्वोच्च विधा मानी जाती है। अब यहाँ कहेंगे कि महाकाव्य किसे कहेंगे? पहले बात उठती है कि महाकाव्य है क्या? महाकाव्य वह है जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण करता हो। अब देख लीजिए, आप रामायण का उदाहरण ले लीजिए, समाज का वहाँ परिवेश का चित्रण दिखाया जाता है। महाकाव्य जो समाज के सभी वर्गों को समेटता हो। महाकाव्य में दिखाया गया है जैसे राम को केवट द्वारा नदी को पार करवाया जाता है, तो एक निम्न वर्ग है। सबरी द्वारा फल खिलाए जाते हैं, झूठे बेर खिलाए जाते हैं, वो भी महाकाव्य है। उसमें शूद्रों का भी वर्णन है, शूद्र भी लिए हैं, राक्षस वर्ग भी लिया है और महिलाओं की भूमिका भी दिखाई गई है। तो जो समाज के सभी वर्गों को समेटता हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक परिवेश को चित्रण करे, वो होता है महाकाव्य। अब महाकाव्य कि एक कसौटी और है कि ये कसौटी है जो समाज को एक नैतिक उत्कर्ष की तरफ, यानी नैतिक सहमति बने और उनका उत्कर्ष करा सके। ठीक है? यानी कि समाज में इस चीज़ के लिए एक नैतिक सहमति होनी चाहिए और उसको समाज को आगे बढ़ाने में उत्कर्ष शुरू हो। जैसे आज भी हम लोग को उदाहरण मानते हैं रामायण से ही कि सभी का चरित्र कैसा होना चाहिए, कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा होना चाहिए। तो ये क्या है कि उस महाकाव्य को जो रामलीलाओं में देखते हैं आप लोग, तो उसको समझ के आप कहेंगे कि हमें अपने करैक्टर का निर्माण कैसा करना चाहिए या समाज के सभी लोगों का चरित्र कैसा होना चाहिए कि प्रभु श्री राम जैसा होना चाहिए। इस आधार पर महाकाव्य इन्हें कहा गया है। अभी हम बात करेंगे, जैसे ही मध्यकाल में समाज सरल था, अब ये आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। वहाँ पर एक विज्ञान और वैज्ञानिक क्रांति का विकास हुआ था। जैसे यूरोप में हुआ, औद्योगीकरण आया, पूंजीवाद आया। अब ये जब औद्योगिकरण, पूंजीवाद, लोग आस्थाओं पर चोट करने लगे, आपस में एक दूसरे की आस्थाओं को कमजोर बताने लगे। धर्म का भी इसी समय प्रभुत्व बनता है। तो अलौकिक आस्थाएं जो थी वो कमजोर होने लगी, वो इहलोक पे विश्वास करने लगे। अब साइंस, आप समझते हो कि साइंस प्रमाण के हिसाब से काम करती है और ये अलौकिक आस्थाओं पर बहुत कम विश्वास करती है। तो ऐसे करके आधुनिक काल शुरू होता है। यहाँ पर शहरीकरण एक टर्म शुरू होती है कि जब जैसे ही आधुनिक काल हुआ, वैज्ञानिक क्रांति हुई और यहाँ शुरू होता है आपका शहरीकरण। अब शहरीकरण क्या है? शहरीकरण है गांव से शहर की तरफ जो पलायन हो रहा है, उसके कारण शहरीकरण का विकास हो रहा है। अब जब लोग, आप सपोज आप सुन लीजिए, बहुत से विद्यार्थी जैसे दिल्ली में अकेला रहते हैं या फिर प्रयागराज में अकेले रहते हैं, जो घर से दूर रहते हैं, या फिर आप उनको देखेंगे, आप लोग देखते होंगे आपके एरिया से भी लोग कमाने के लिए बड़े-बड़े शहरों में चले जाते हैं। तो वो भी क्या है, शहरीकरण का विकास हो रहा है। अब आप सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल मानिए कि आपके गाँव से कोई है जो शहर में आके पैसे कमाने के लिए आया हुआ है। अब वो अकेला रह रहा है, तो क्या उसे अपना जो एक खाली स्पेस है, उसको भरना है या नहीं भरना है? अब उसको वो कैसे भरेगा? परेशान होने लगेगा। तो इसी सब चीज़ के लिए उसे अपने मनोरंजन की ज़रूरत होगी। यानी कि गाँव से शहर की तरफ पलायन होगा, व्यक्ति अकेलापन फ़ील करेगा और अकेलापन को दूर करने के लिए उसे मनोरंजन की ज़रूरत होगी। तो वो उसके पास क्या होगा? मनोरंजन का एक अभाव होगा और उसके लिए नई विधा चाहिए और नई विधा में भी उसे क्या चाहिए? यथार्थ। यथार्थ मतलब सच्चाई की आवश्यकता होती है। तो उसे सच्चाई चाहिए जिसको वो आस्वादन अकेले, यानी कि टेस्ट अकेला कर सके। जैसा है ना, आप जैसे कि उपन्यास पढ़ते होंगे, आप उसको एक तरह से, जब भी आप उपन्यास पढ़ना शुरू करेंगे और आप बैठेंगे, आप देखेंगे कि आपके गाँव का या आपके समाज का आपके एक चित्रण आपके नज़र में बनने शुरू होता है। तो आपके जो खालीपन है, उसको भरने का काम उपन्यास ने कर दिया।
तो ऐसे करके एक उपन्यास की शुरुआत होती है, यानी कि उपन्यास नाम की विधा का विकास होता है। आप समझ गए होंगे कि ये जो मैंने बताया था ये पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में बताया था कि पूरी दुनिया में उपन्यास का विकास कैसे होता है। अब हम भारत के संदर्भ में उपन्यास के इतिहास की बात करेंगे कि भारत में उपन्यास के इतिहास का कैसे हुआ या इसका जन्म यहाँ कैसे होता है। जैसे ही अंग्रेज भारत आए तो वो अपने साथ एक नई ढंग की शिक्षा प्रणाली लेके आए। तो उन्होंने यहाँ पर शिक्षा का प्रसार किया और वही मध्य वर्ग यहाँ बनता है और वही मध्य वर्ग का विस्तार होने लगा और फिर शुरुआत में यहाँ पर भी उपन्यास बनने लगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मध्य वर्ग से ही उपन्यास का एक तरह से जन्म है, यानी कि इन आपस में इन दोनों में जुड़ाव नजर आता है, पूंजीवाद, मध्य वर्ग और उपन्यास में। तो इनकी कथा वस्तु मध्य वर्गीय होती है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती और परीक्षा गुरु जैसे उपन्यास इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। ठीक है, और अभी हम बात करेंगे, अगली हेडिंग है उपन्यास आधुनिक युग का महाकाव्य है। अब मैं आपको बता चुका हूँ महाकाव्य क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का पूरा चित्रण करे और समाज को नैतिक सहमति और उत्कर्ष की तरफ लेकर जाए। तो उपन्यास और जटिल समाज में गहरा संबंध है। तो उपन्यास और जो जटिल समाज है उसमें कैसे गहरा संबंध है, जैसे कि नगरीकरण होता है। अब नगरीकरण की सबसे बड़ी बात है कि समस्या है समाज का जटिल होना। ठीक है, तो जटिल कैसे होगा समाज? अब आप जहाँ भी रह रहे होंगे जब बड़े शहर में, तो अब ये नहीं पता कि भाई बगल वाला घर किस जाति से है, किस धर्म के लोग रहते हैं, ऐसे करके अलग अलग लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो समाज कैसा हो गया? जटिल हो गया। आई होप मैं समझा पाया हूँ कि समाज की संरचना जटिल हो गई। अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ एक शहर में रहने लगे, पता नहीं सेकंड घर किसका होगा, ऐसे करके। ठीक है, और आप देखेंगे इस शहर में एक दूसरे से बहुत लोग कम बात कर पाते हैं। ठीक है, तो समाज कैसा हुआ? संरचना जटिल हो गई। यहाँ कैसे भिन्न भिन्न परिवेश व मूल्यों के लोग साथ रहते थे। तो कैसे भिन्न भिन्न परिवेश और मूल्यों के लोग साथ रहने लगे। दूसरा, परिवार एकीकरण की तरफ बढ़ा। अब मैंने बताया था, अब जैसे शहरीकरण, अब जैसे गांव से कोई बंदा शहर आ गया और शहर में उसने अपना दो पैसे का जुगाड़ अच्छे से कर लिया, तो वो क्या करेगा? अपना परिवार छोटा सा शहर में बसा लेगा। अब उसे अपने पूरे परिवार की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ? शहरीकरण का एक नुकसान क्या है कि वह एकीकरण वाले परिवार की तरफ बढ़ने लगा, यानी कि परिवारों का एकीकरण होने लगा। ठीक है, तो ये क्या बिखरे, अब इतना बड़ा समाज था। अब हम इसे सोचेंगे, जैसे ये हेडिंग चल रही है आधुनिक युग का महाकाव्य कैसे कहा गया उपन्यास को। अब मैंने उपन्यास के पहले बताया था कि महाकाव्य समाज पूरा जटिल होगा, सब सारे वर्गों को एक साथ समेटेगा, इसी आधार पर इसे महाकाव्य कहा गया। तो अब ये कैसा समाज था? बिखरा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि संरचना जटिल थी, अलग अलग जाति धर्म बिरादरी के लोग साथ में रहने लगे, छोटे परिवार बनने लगे। तो ये क्या बिखरा हुआ समाज था। तो इसे क्या है कि किसी भी कहानी या कविता के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता था, लोगों को लिखा नहीं जा सकता था इसके बारे में। तो अब इस पर कैसे कहानी बनाई जा सकती है या लिखा जा सकता है कि भाई इधर दूसरी जाति का इंसान है, इधर यहाँ रह रहा है, एक परिवार है, सिंगल है। तो इसको पिरोने के लिए उन्होंने विधा चुनी उपन्यास, यानी कि इसे गद्य में ही समेटा। तो गद्य और पद्य दो चीजें होती हैं, आगे इन्हें मैं आपको समझाऊंगा। गद्य का मतलब क्या है कि आप नॉर्मल तरीके से आप जो उपन्यास पढ़ते हो गद्य होता है। कविता क्या होती है? जिसमें एक फ्लो होता है, वो होता है पद्य। ठीक है, तो महाकाव्य उपन्यास दोनों विधाओं में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण होता है। तो दोनों विधाओं में अंतर की बात कर लेते हैं हम। महाकाव्य और उपन्यास में अंतर क्या होगा? तो महाकाव्य जो था वो मध्यकालीन था और एक काव्यात्मक विधा थी। आपने देखा होगा रामायण वगैरह को, जैसे भी आजकल बहुत से धार्मिक गुरु बनकर बैठे हुए हैं, वो एक विधा में बताते हैं, गा गा कर सुनाते हैं। तो ये क्या थी? एक काव्यात्मक विधा थी। दूसरा, उपन्यास क्या है? आधुनिक युग की एक रचना है। और दूसरा, गद्यात्मक विधा है और यथार्थवादी विधा है। यथार्थ क्या? यानी कि सच्चाई का चित्रण इसमें किया जाता है। अब इसी आधार पर हम देखेंगे कि कुछ पश्चिमी लेखक रहे हैं, जैसे रॉल्फ फॉक्स रहे हैं। तो रॉल्फ फॉक्स ने उपन्यास महाकाव्य के रूप में अपना एक नोवेल लिखा है, द नोवेल एज एन एपिक। ठीक है, तो उपन्यास को महाकाव्य इन्होंने बताया है। जैसे भी अब आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे तो वहां आप ये बता सकते हैं कि उपन्यास को महाकाव्य भी रॉल्फ फॉक्स ने उपन्यास को महाकाव्य बताया है।
और उनका एक खुद का लेख है द नोवेल एज एन एपिक। और फील्डिंग ने भी अपने उपन्यास टॉम जोन्स में भी बता भूमिका में लिखा है उपन्यास आधुनिक युग का महाकाव्य है। यानी कि फील्डिंग ने क्या लिखा है, अपने उपन्यास की जो भूमिका लिखी है उन्होंने भी वहां पे वर्णन किया है उसकी भूमिका में कि उपन्यास आधुनिक युग का महाकाव्य है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और कुछ आपकी क्वेरीज होती हैं तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।